हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा की युवक भारती इस पुस्तक से लिया हुआ सुनो किशोरी, यह पाठ हम पढ़ रहे थे। आज उसका दूसरा जो पार्ट है वह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक माँ, मार्गदर्शिका या अंतर्गत भाव जानने वाली सहेली जो है वो मानो किशोरी से या अपनी लड़की से बात कर रही है। तो यहाँ पे एक रचना नाम की लड़की का नाम आया है। शायद से ये अपने माँ पिता से दूर रहती है और रचना यह बेटी की किशोरी की फ्रेंड है, सुगंधा की फ्रेंड है। और अब आगे क्या समझाते हैं पत्र में, चलिए। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्रांति यानी परिवर्तन, इंग्लिश में आप जिसे रिवॉल्यूशन बोलते हो। पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा, रूढ़ी, इनको छोड़ के नई अपनाना ये क्रांति है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। एक छोटी सी क्रांति कर दिखाना कठिन है और क्रांति करते वक्त क्रांति होने तक हम सुख चैन से नहीं बैठ सकते। चाहे फिर रास्ते में कितने भी संकट आए तो एक झटके में तो टूट हार कर बैठ जाना तो मूर्खता हो गई, निहायत एकदम से मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी यहाँ तक कि किशोरी कह रही है वो। इनफैक्ट मैंने जो बोला कि युवावस्था होती है 16 साल से, लेकिन यहाँ पे वो किशोरी ही बोलती है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर, पूर्वार्ध। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, यानी 12वीं हो गई है वो और फर्स्ट ईयर में है। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपने दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। ठीक है, अभी 12वीं होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना शहर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। और कॉलेज के जीवन की जो पूरी अवधि, पूरा समय होता है वो हमारे जो निकटवर्ती क्लोज फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनकी तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। उनको परखना चाहिए, ऐसे ही किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। एक दूसरे की राह के रोड़ा नहीं, ऑब्स्टेकल। हम एक दूसरे की राह रोकेंगे नहीं, पत्थर नहीं बनेंगे तो मोटिवेशन बनेंगे। उनकी स्ट्रेंथ बनकर एक दूसरे का विकास करने में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा सहभाग होगा, हमारी मदद होगी। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है। कोई भी संकट आए तो वो साथ में रहे, किसी ने कुछ बहलाया, फुसलाया तो भी वो साथ में रहे, तो वो एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। तब उन्हें अच्छे दोस्त माना जा सकता है, क्योंकि उनके गुण और अवगुण दोनों भी अपना लिए हैं, गुण और दोष दोनों भी अपना लिए हैं, कमियों को, गलतियों को स्वीकार कर लिया है। और उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होंगी न असफल। और ये जो दोस्ती में जो क्रांति हो रही है, कथित यानी कही हुई, वो न कठिन होंगी न असफल। लेकिन उसलिए जांच, परख, समय देना ये बहुत ज़रूरी है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि दोस्ती किस मायने में बोल रहे हैं। अगर आप एज अ गर्ल फ्रेंड, एज अ बॉय फ्रेंड, है ना, किसी लड़के को आप दोस्त बना रहे हो या किसी लड़की को दोस्त बना रहे हो, तो उसके लिए पेशेंस होना, उसके लिए इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली विचार करना होगा, हृदय से नहीं दिमाग से सोचना होगा। तो उन्हें पूरे ये सब करने के बाद कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है, कोई दरार लाएगा तो भी दरार नहीं होंगी, कोई संकट आएगा तो भी हम साथ में होंगे, ये सब जांच हो गई, ये सब समय के साथ पूरी जांच हो गई। अब हम एक क्रांति कौन सी कि लव मैरिज वाली बोल सकते हैं,
बराबर, कि एक दूसरे में प्यार है और शादी कर रहे हैं, ये हो गई क्रांति। तो ये क्रांति तब कठिन नहीं होंगी कि जब एक दूसरे को जांच लेंगे, परख लेंगे। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कहा जा सकती है, क्रांति नहीं। ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। लॉन्ग टर्म में सोचना होगा कि ऐसे बीच में शादी करेंगे तो क्या हमारी पढ़ाई हो सकती है। अगर लड़की को नौकरी नहीं है, उसका करियर नहीं है, तो अगर बीच में शादी के बाद दरार पड़े तो हर कोई, लड़का हो या लड़की हो, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। और ऐसे पढ़ाई के बीच शादी किए तो कोई पढ़ नहीं सकता है, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद सफल हो, ये तो बहुत बड़ा है। एक आधी छोटी सी चीज़ है वो भी सफल नहीं होता है। यह तो ज़िंदगी का अहम फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है शादी यानी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कितने आत्मनिर्भर हैं, हम माँ बाप पे निर्भर है या फिर हम हमारी कमाई कर रहे हैं। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में अब आपको समझ में आया होगा कि सुगंधा की ये जो कोई दोस्त है ना, ये लड़की जो दोस्त है रचना, उनके बारे में माँ जो है वो बता रही है और उससे इसको अलर्ट कर रही है, अगवा कर रही है। उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। सहायता मत करो, लेकिन उसको सही गलत क्या है वो समझाओ। तटस्थ मतलब ना इधर के ना उधर के, ना इधर से राय देना ना उधर से राय देना, उसको बोलते हैं तटस्थ। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस करना भी, उसे समझाओ। पर रचना को इसके लिए दोष देने की, उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। उसकी भर्त्सना, उसका हेट करना, उस पर क्रोध करना, उस पर क्रोधित होना, उसका द्वेष करना बिगड़ जरूर सकती है। रचना को दोष दे के उस पर क्रोधित मत हो, इससे बात बिगड़ सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, तुमको इग्नोर करने लगे, तुम दुर्लक्षित रह जाओगी, वो तुमसे दोस्ती नहीं रखेंगी। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का भी है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है, उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। परिवेश, उसका बैकग्राउंड, उसके घर में क्या वातावरण है, वो किसके साथ अभी रहती है, वो परिवेश का है। उसके आजू बाजू में क्या है, वो परिवेश है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। रोमानी, रोमांटिक, बस क्योंकि कोई फंसाएगा और हम फंस जाएंगे, क्योंकि उम्र ही वो है, स्वाभाविकता है वो उम्र काम कर जाती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। शादी कर लेंगे, फिर आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं, और फिर घर गृहस्थी संभालते वक्त कितने सारे बातें, कितने सारे संकट आते हैं, ये पता नहीं है। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, अभी उसकी उम्र अल्लड़ है, वो जानती नहीं है भला क्या है बुरा क्या है, उसने कुछ देखा हुआ नहीं है, और वो अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है। वो अलग रहती है, वो कोई दूसरे गांव रहती है, ना परिवार का स्नेह मिल रहा है, ना प्रोटेक्शन, संरक्षण मिल रहा है, ना प्यार, ना रक्षण। आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है। मैं आज़ाद हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे इंडिपेंडेंटली सोचना है, मुझे इंडिपेंडेंटली करना है, ऐसा जब हम सोचते हैं तब खुद को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, तब क्या हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, किसी को बताते नहीं कि मन में क्या चल रहा है, तब फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बताया करो क्या सही है क्या गलत है, उसकी राय लिया करो।
अपने में अकेले पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़की के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। जब हम बहुत दुख में हैं, दर्द में हैं, अकेले पड़ गए और कोई भी लड़का मिलता है और वो आपको सहानुभूति दर्शाता है, आपके उसके प्रति आपका लगाव बढ़ते जाता है। लेकिन वो स्वाभाविक है, वो उम्र काम करती है, लेकिन तब हमने दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्त रहना लेकिन बॉयफ्रेंड बनना ये बहुत गलत बात है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है, जो अपने परिवार से अलग रहती है, अलग हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, और उसके साथ शायद ऐसा ही हुआ है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस कटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। अगर ऐसा लगता है तो आप उसे बोलो कि एक बार तेरी माता से बात कर ले, पिता से बात कर ले, जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। राजदार मुझे यानी कि जो हमारे राज रखने में सहभागी होता है, हमारे सीक्रेट जो रखता है वो राजदार। वो सहेली होती है, वो दोस्त होता है। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। अगर घर में किसी से भी बातचीत करके वो सिलसिला जोड़कर अपनी समस्या अकेले ही अगर सुलझाने की कोशिश करेंगी, उससे लड़ेंगी, तो वो अलग हो जाएंगी। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा, वर्तमान यानी प्रेजेंट, अभी की मनोदशा यानी साइकोलॉजी, मानसिक अवस्था देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसे समझ लो। शायद वो तुम पे गुस्सा हो सकती है, चिढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो, उसके मन में क्या है वो जान लो, निकाल लो उससे, उसे प्यार से समझाओ। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। जाने दो, मेरा नहीं सुनती है तो क्या, छोड़, तुझे जो करना है वो कर, ऐसा नहीं बोल सकते। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएंगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेंगी। किधर? शादी की राह पर, बॉयफ्रेंड की तरफ, जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। अगर अकेली पड़ गई तो जिधर हम चाहते हैं कि वो ना जाए, वो उसी रास्ते पे जाएंगी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। इसमें तुम्हें पेशेंस रखना है, करेज से काम लेना है। और तुम धैर्य रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो। कितना भी वो भला बुरा कहे तो भी उसे उस रास्ते से हटाने की कोशिश करो। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा यानी इच्छा जानकर उसे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो। अवगत कराना, ज्ञात कराना, उसे समझना या आगाह कर सकती हो या फिर मौन भी कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, अड़िग लगना यानी कि अपने इस पे जो अपना निर्णय जो है वो अपने निर्णय से हटेगा नहीं, निर्णय से न हटना यानी अड़िग रहना, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। परामर्श देना, सलाह दे सकती हो कि ठीक है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो कोई भी समस्या नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर लो, क्योंकि पढ़ाई से बहुत सारी बातें बन सकती है, पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी, है ना। तुम्हें क्या अलर्ट रहना होगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा।
कि चलो अब दोनों मान गए, समझो कि ठीक है हम पढ़ाई के बाद शादी करेंगे, तो लेकिन इन बिटवीन कोई गलत कदम ना उठे, कोई एक दूसरे वो गैर जिम्मेदार न रहे, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। वो अगर कोई गलत बात कर बैठे, एक दूसरे के साथ रहने लगे रात रात भर, तो फिर वो क्या होगा, वो तो सब किस में आएगा, सुगंधा पे। इसलिए वो बोलती है कि ये तो स्वाभाविक है, ये भी हो भी सकता है, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा यह तुम्हारी सोच समझ की भी परीक्षा होंगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है, यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देंगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। तुम लड़की हो इसलिए नहीं, बेटे को भी यही है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी पत्र संग्रह से, मतलब ये किशोरी से लेके तो युवावस्था तक के सारे पत्र होंगे इसमें बेटा, तो आप समझ गए होंगे और आपको इस पे से बहुत सीख मिली, बहुत पढ़ने को मिला। इसलिए सुनो किशोरी आप 2 बार भी पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। आशा है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।